कुमार देव एजुकेशन में अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका पार्ट 8 महासागर अंत समुद्री उच्चवक्ष तथा महासागरीय जल का परिसंचालन। पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन की सभी प्रक्रियाओं के लिए पानी की आवश्यकता होती है, जैसे कोशिका विकास, प्रोटीन निर्माण, प्रकाश संश्लेषण तथा पौधे एवं जानवरों तथा पौष्टिक तत्वों का विलयन। कुछ जीव ऐसे हैं जो वायु के बिना तो जीवित रह सकते हैं, परंतु जल के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। पृथ्वी पर जितना जल है उस सारे जल को जलमंडल कहते हैं। यह जल नदियों, झीलों, कुओं, झरनों, समुद्रों, महासागरों में तल रूप में होता है, ठोस रूप में बर्फ के रूप में होता है, गैस के रूप में जलवाष्पन वायुमंडल का अंग होते हुए जलमंडल का निर्माण। इस जलमंडल में महासागर सबसे बड़े जलखंड है। इस पाठ में हमें महासागरीय बेसिक, उनका धरातलीय उच्चवचन, महासागरीय जल के परिसंचालन के कारण एवं प्रभावों तथा महासागरों के महत्व के विषय में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य: इस पाठ का अध्ययन करने के पश्चात आप संसार के मानचित्र पर विभिन्न महानगरों, महासागरों एवं महाद्वीपों को पहचान सकेंगे। समुद्री उच्चवक्ष के विभिन्न लक्षणों में अंतर कर सकेंगे। महासागरीय जल के शैसित एवं ऊर्ध्वाधर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण कर सकेंगे। विश्व मानचित्र पर उन एवं निम्न लवणता के क्षेत्रों को दिखा सकेंगे तथा समुद्री जल में तापमान एवं लवणता के वितरण में विभिन्नता के कारण बता सकेंगे। महासागरीय गतियों जैसे तरल तरंगे, धाराएं तथा ज्वार भाटाएं के विषय में बता सकेंगे। तरंगों की उत्पत्ति को समझा सकेंगे। ज्वार की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी विभिन्न कारकों को बता सकेंगे। भूमंडलीय पवनों एवं महासागरीय धाराओं को परिसंचालन के बीच संबंध स्थापित कर सकेंगे। महाद्वीपीय निगम तत्व के विशेष उल्लेख के साथ उपयुक्त उदाहरणों के द्वारा मानव के लिए महासागरों के महत्व को साझा कर सकेंगे। महासागर बेसिक: सौरमंडल में हमारी पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर अत्यधिक मात्रा में जल है, इसलिए इसे अक्सर जलीय ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी तल का लगभग 71% भाग जल से घिरा हुआ है। महासागर एक विशाल और लगातार जल खंड है जो पृथ्वी के सभी भूखंडों को चारों ओर से घेरे हुए है। दक्षिण गोलार्ध के 4-5 तथा उत्तरी गोलार्ध के 3-5 भाग पर समुद्री जल है। इसमें विश्व के समूचे जल का 97.2% जल है। विश्व के 4 मुख्य महासागर है: प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, एंटार्क्टिक महासागर। अन्य सभी समुद्र के अंतस्थलीय समुद्र इन चारों मुख्य महासागरों के ही अंग हैं। महासागर: अंटार्कटिक 4.2%, एंटार्क्टिक महासागर 24.4%, हिंद महासागर 32.0%, प्रशांत महासागर 49.4%। चित्र 8.1 पृथ्वी के समस्त समुद्री क्षेत्र के का प्रतिशत के आधार पर महासागरों का भाग। महासागरीय बेसिक के उच्चवक्ष: महासागरीय जल के भीतर अनेक प्रकार की भूआकृतियाँ छिपी हुई है जो कि महाद्वीपों की भूआकृतियों से काफ़ी मिलती जुलती है। महासागरीय जल के नीचे पर्वत, पठार, पहाड़ियाँ, खाइयाँ और गड्ढे हैं। महासागर के अधस्थल पर पाई जाने वाली ये आकृतियाँ अंत समुद्री उच्चवक्ष कहलाती है। महासागरों के बेसिक नो को मोटे तौर पर 4 भागों में बांटा जाता है। ये है महाद्वीपीय निगम तत्व, महाद्वीपीय ढाल, वितरण मैदान, महासागरीय गंभीर नितल मैदान, स्थलखंड, महाद्वीपीय निगन खंड, तख्त, अंत समुद्री तट, तख्त रेखा। देखिए
अंत समुद्री गत। चित्र 8.2 महासागरीय बेसिक के उछरावच। महासागरीय निगन तख्त। महाद्वीपों में महासागरों को अलग करने वाली कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं है। वास्तव में महाद्वीप तख्त रेखा एक पर एकाएक समाप्त नहीं हो जाती। इसका तख्त समुद्र की ओर धीरे धीरे ढाल बढ़ता है और वह एक ऐसे बिंदु पर पहुंचते हैं जहां पर ढाल बहुत अधिक तीव्र हो जाते हैं। महाद्वीप का ये उथाल जल निगन विस्तार महाद्वीपीय निगन तख्त कहलाता है। महाद्वीपीय निगन तख्त के जल की गहराई 120 मीटर से 370 मीटर तक होती है। महाद्वीपीय निगन तख्त की चौड़ाई में काफ़ी भिन्नता होती है। वह कुछ किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर से भी अधिक हो जाती है। इस विभिन्नता को भारतीय उपमहाद्वीपीय के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। भारत के पूर्वी तट का महाद्वीपीय निगन तख्त पश्चिमी तट के महाद्वीपीय निगन तट की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। इसी प्रकार की भिन्नताएं संपूर्ण विश्व में देखी जा सकती है। पश्चिमी यूरोप का महाद्वीपीय निगन तख्त 332 किलोमीटर तक फैला है। फ्लोरिडा के तट से इसकी चौड़ाई 240 किलोमीटर है। कुछ द्वीपों से विशेषकर वहाँ वलित पर्वत तख्त के समांतर या निकले होते हैं। ये महाद्वीपीय निगंत तख्त या तो बहुत संकीर्ण होते हैं या होते ही नहीं। ऐसा पूर्वी प्रशांत महासागर में देखा जाता है। अधिकतर महाद्वीपीय निगंत तख्त स्थल के हमेशा माने जाते हैं। ये समुद्री जल स्तर के बढ़ जाने के कारण जलमग्न हो गए हैं। बहुत से विद्वान इनके निर्माण का कारण या तो लहरों से होने वाले अपरदन को मानते हैं या तख्त पर्वतीय वेदिका पर नदी के प्रभाव के साथ आई सामग्री के निक्षेपण से स्थलखंड के विस्तार को मानते हैं। कभी कुछ तटवर्ती क्षेत्र बर्फ की परत से आच्छादित थे और संदर्भ में हिमनीय संक्षेप के कारण विकसित हुए हो। महाद्वीपीय निगन तख्त मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य की रोशनी महाद्वीपीय निगन तख्त के पिछले जल में से होकर समुद्र ताली तक पहुंचकर सूक्ष्म पौधे और जीवों की वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करती है। इन सूक्ष्म जीवों को प्लेवक कहते हैं। ये प्लेवक मछलियों का आहार है। महाद्वीपीय निगन तख्त मछलियों तथा खनिजों जिसमें रेत और कन्नड़ पत्थर भी शामिल है के स्रोत है। विश्व भर में प्राप्त अधिकतर खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस इन्हीं महाद्वीपीय निगन तख्तों से प्राप्त होती है। बम्बई हाई तथा गोदावरी बेसिक में खनिज तेल की नींव खोज खनिज तेल के लिए अपतट वेदन के उदाहरण हैं। प्रवाल भीति और जैव खनिज पदार्थ महाद्वीपीय निगन तख्तों पर सामान्य रूपों में पाए जाते हैं। महाद्वीपीय निगन तख्त समुद्र तल महाद्वीपीय ढाल। चित्र 8.3 अंश समुद्री कैरियन। महाद्वीपीय निगन तख्त की उल्लेखनीय विशेषता इसमें पाई जाने वाली अंश समुद्र कैरियन महाखंडन है जो महाद्वीपीय ढाल तक चली जाती है। समुद्र तल में बनी हुई ये कैनियन तीव्र ढाल वाली घाटियों के समान है। गोदावरी नदी के मुहाने के सामने गोदावरी कैनियन 502 मीटर गहरी है। अंत समुद्री कैनियन के निर्माण का एक कारण समुद्री जल के नीचे होने वाले भूखंडन है। महाद्वीपीय निगन तख्त पर इकट्ठा होने वाला तलछट तूफान या भूकंप द्वारा हटा दिया जाता है। हटते हुए इन तलछटों के बल के कारण ढाल करते रहते और इसके परिणामस्वरूप अंत समुद्री कैनियन बन जाते हैं। महाद्वीपीय निम्नगत तख्त साधारण उन राष्ट्रों की समुद्री जल सीमा बनते हैं जिसमें वह लगे हुए होते हैं। महाद्वीपीय निम्नगत तख्त महाद्वीपों का वह जल आगन भाग है जो तख्त रेखा से समुद्र की ओर धीरे धीरे नीचा होता चला जाता है। अंत समुद्री कैनियन तीव्र ढाल वाली घाटियाँ है जिसका निर्माण महाद्वीपीय निगत तख्त पर टकराव से होता है तथा जो महाद्वीपीय ढाल की ओर
चली जाती है। महाद्वीपीय ढाल। महाद्वीपीय सीमांत का वह नियंत्रण ढलाव भाग जो कि महाद्वीपीय निगत तख्त से सागर की ओर वितरण मैदान तक विस्तृत होता है, महाद्वीपीय ढाल के रूप में जाना जाता है। यह 2.5 सेल्सियस के ढाल द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। इसकी गहराई 180 मीटर से 160 मीटर तक होती है। कुछ स्थानों पर जैसे फिलीपींस के तट के पास महाद्वीपीय ढाल बहुत गहरा है। महाद्वीपीय ढाल में मुख्य तीव्र ढाल और तख्त से दूरी के बढ़ जाने के कारण तलघट निक्षेप बहुत कम मिलता है। महाद्वीपीय निम्नगत तख्त की तुलना में ये समुद्री जीव भी बहुत कम मिलते हैं। महाद्वीपीय ढाल अंत समुद्री कैलियन महाद्वीपीय निगत तख्त महाद्वीपीय उत्थान। चित्र 8.4 महाद्वीपीय निगत तल और ढाल। महाद्वीपीय ढाल के तल के साथ साथ तलछट के निपेक्ष होते हैं। तलछट के निपेक्षों का यह क्षेत्र महाद्वीपीय उत्थान का निर्माण करता है। कुछ क्षेत्रों में यह उत्थान बहुत ही सकरा होता है, किंतु कहीं कहीं इसकी चौड़ाई 600 किलोमीटर तक जाती है। समुद्री अर्धस्थल का वह तीव्र ढाल वाला भाग जो वितरण मैदान और महाद्वीपीय निम्नगत तख्त के बीच है, महाद्वीपीय ढाल कहलाता है। महाद्वीपीय ढाल के तल के साथ साथ जमा हुआ तलघट का क्षेत्र महाद्वीपीय उत्थान कहलाता है। वितरण मैदान गहरे महासागरीय तल के अत्यधिक समतल तथा आकृति विहीन मैदान है। समतल ये विश्व के सबसे समतल क्षेत्र है। वितरण मैदान 300 से 600 मीटर की गहराई पर महासागरीय तल के एक विस्तृत भाग में फैले हुए हैं। ये पहले लक्षणहीन मैदान माने जाते थे, परंतु आधुनिक यंत्रों से पता चला है कि यह भी उसी प्रकार से विषम है जिस प्रकार से महाद्वीपीय मैदान धरातल पर है। इसमें व्यापक रूप से समुद्री पठार, पहाड़ियाँ, गायहट और समुद्री पर्वत हैं। वितरण मैदान का तल तलहट से भरा हुआ है। महाद्वीपों के निकटवर्ती वितरण मैदान अधिकांश स्थलखंड से आए तलछट से भरे हुए हैं, लेकिन जिन समुद्रों में जीवों की अत्यधिक वृद्धि होती है उन पर तलछट की मोटी परत होती है और इसे तलछट का निर्माण समुद्री जीवों के अस्तित्व पंजों से होता है। इन तलछटों से ऊर्ज या सिंधुपक कहते हैं। कुछ खुले समुद्रों में पर्याप्त मात्रा में जीव जंतु नहीं होते, इसलिए इनके अर्धस्थल पर उज नहीं बनता। इसमें जो तलछट भरा होता है उसे लाल सिंधुपक कहते हैं। इससे लाल सिंधुपक का निर्माण ज्वालामुखी के कारण होता है। यह पवन या नदियों के द्वारा लाए गए छोटे छोटे कणों से होता है। अंत समुद्री पर्वत श्रेणी या घटक। महाद्वीपों पर विद्वान विशाल पर्वत पर्वतीय समुद्र के जल के नीचे भी विद्वान है। इन सागरीय पर्वतों को अंत समुद्री पर्वत शैली कहते हैं। ये रेखीय मेखला के समान है जो सागरों के मध्य स्थित है। अंत इन्हें मध्य सागरीय पर्वत शैली में भी कहते हैं। सभी मध्य सागरीय पर्वत शैली एक विश्वव्यापी व्यवस्था का निर्माण करती है। यह है एक महासागर से दूसरे महासागर का परस्पर जुड़ी हुई है। ये पर्वत शैलियाँ कई कई भ्रष्टों द्वारा कट जाती है। यहाँ भूकंप आते हैं। महासागरीय पर्वत शैलियों में ज्वालामुखी आम बात है। इससे कई प्रकार से समुद्री धरातलीय लक्षणों का निर्माण होता है। मध्यवर्ती अंटार्कटिक पर्वत श्रेणी सबसे बड़ी और स्वच्छंद जलागमन पर्वत शैली है जो अंटार्कटिक महासागर के मध्य में उत्तर से दक्षिण तक जाती है। इसकी आकृति अंग्रेजों के अक्षर एस के समान है। कुछ स्थानों पर इसकी चोटियाँ जल की सतह के ऊपर आ जाती है और द्वीप का निर्माण करती है। बहुत से द्वीपों का उद्गम ज्वालामुखी के कारण होता है। पूर्वी प्रशांत महासागरीय तख्त का काल वर्ग
कटक कुछ महत्वपूर्ण अंत समुद्री पर्वत श्रृंखला है। गत कटक चित्र 8.5 अंत समुद्री कटक के गत्तों की विश्वव्यापी व्यवस्था। समुद्री टीला और गाई आट सशक्त समुद्री अर्धस्थल के ऊपर बिखरे हुए हजारों जल अगन ज्वालामुखी है। इसके शीर्ष नुकीले होते हैं, इन्हें समुद्री टीले कहते हैं। कभी कभी ये समुद्री टीले इक्के दुक्के द्वीपों के रूप में समुद्री अर्धस्थल से ऊपर उठ जाते हैं। हवाई और तहती द्वीप ज्वालामुखी की अवनाकृत चोटियाँ है। समुद्र तल के ऊपर उठने वाली ज्वालामुखी की चोटी जब अपरदन द्वारा चौरस हो जाती है और पानी से ढक जाती है तो उसे गायहाट निमगन द्वीप कहते हैं। गायहाट समुद्री टीला ज्वालामुखी द्वीप निमगत द्वीप। चित्र 8.6 समुद्री टीला और गायहाट निमगत द्वीप। महासागरीय गंभीर महासागरीय गंभीर अर्धस्थल महासागर का सबसे गहरा भाग होता है। महासागरीय अर्धस्थल पर लंबी तीव्र ढाल वाली कारी और चौरस तल की खाइयाँ होती है। इन्हें सामान्य समुद्री गत कहते हैं। ये गत हमेशा महासागरों के बेसिकों के मध्य में नहीं होते, जैसे कि सामान्य विश्वास किया जाता है कि बल्कि उन महाद्वीपों के अत्यधिक निकट या समांतर होते हैं जहाँ वलित पर्वत सीमा बनते हैं। ये गत पर्याय ज्वालामुखी और भूकंपीय हलचल वाले क्षेत्रों के निकट पाए जाते हैं। बड़े भूकंपों और सुनामी की उत्पत्ति यही होती है। ये गत सभी प्रमुख महासागरों में पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर में इनकी संख्या सबसे अधिक है। प्रशांत महासागर में स्थित मैलियाना गत विश्व में ज्ञात गतों में सबसे गहरा है। ये गत गहराई इतनी गहरी है कि इसमें अगर विश्व के समुच्चय पर्वत श्रृंखला माउंट एवरेस्ट को रख दे तब भी इसकी चोटी के ऊपर कुछ किलोमीटर समुद्री जल रहेगा। वितरल मैदान विशाल लहराते हुए मैदान जिसमें कई विषमताएं मिलती है, जैसे समुद्री पठार, पहाड़ियाँ, ग्रेनाइट और समुद्री पर्वत। महासागरों में लंबे सरकारी और तीव्र ढाल वाली और चौरस तल की खाइयों को महासागरीय गंभीर कहते हैं। महासागरीय जल की विशेषता है। तापमान और लवणता। महासागरीय जल के दो ऐसे गुण हैं जो विशाल जल राशियों के संचलनों पर प्रभावित करते हैं। अंत महासागरीय जल के परिचालन के अध्ययन में महासागरीय जल के तापमान, लवणता तथा दर्शन का विशेष महत्व है। महासागरीय जल का तापमान। महासागरीय जल के तापमान में स्थानीय धरातल के समान विभिन्नता पाई जाती है। विभिन्न अंशों पर विभिन्न ऋतुओं में प्राप्त ऊर्जा की मात्रा में विभिन्नता सूर्यताप पर निर्भर करती है। सामान्य विषुवत वृत्त के समीप जल सबसे अधिक गर्म रहता है। इसका तापमान ध्रुवों की ओर कम घटता जाता है। उष्णकटिबंधीय सागरों में वास्तविक औसत तापमान जल लगभग 27 सेल्सियस या उससे कुछ अधिक होता है, लेकिन ध्रुवों की ओर यह घटता जाता है। ध्रुवों पर वास्तविक औसत तापमान लगभग -1.8 सेल्सियस पाया जाता है। ध्रुवों की ओर महासागरीय जल के तापमान का घटना अथवा विषुवत वृत्त की ओर इसके तापमान का बढ़ना एक समान नहीं होता, क्योंकि उष्णकटिबंधीय सागरों से गर्म जल उच्च अंशों की ओर चला जाता है अथवा इसके विपरीत हो जाता है। इसके फलस्वरूप समुद्री जल के स्थानीय तापमान में वृद्धि या कमी हो जाती है। कभी कभी ठंडा निम्नस्तरीय जल ऊपर उठने से भी उषा और उष्णकटिबंधीय सागर के स्थानीय जल के तापमान को कम कर देता है। सबसे अधिक तापमान स्थल से घिरे हुए उष्णकटिबंधीय सागरों में होता है। उदाहरण के लिए लाल सागर, एंटार्कटिक महासागर। एंटार्कटिक सागर का इतना लाल ठंडा होता है
कि सैकड़ों मीटर की गहराई तक वह अस्थायी रूप में जमा रहता है। गर्मी ऋतु में बर्फ़ बड़े बड़े हिस्सों में टूटकर हिमखंडों के रूप में आसपास के सागरों में तैरने लगते हैं। इसके फलस्वरूप आसपास के उन हिममुक्त सागरों के सतही जल में भी तापमान घट जाता है। तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण में भी विभिन्नता पाई जाती है। गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान का घटता जाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि महासागरीय जल की ऊपरी पाद अधिकतम सूर्य तापमान प्राप्त करता है। सूर्य की किरणें जैसे जैसे अंदर प्रवेश करती है, प्रकाशीनन परिवर्तन तथा विसन के कारण उनकी शक्ति घटती जाती है। हालांकि तापमान की ये ह्रास दर सबसे गहराई पर एक समान नहीं होते। लगभग 100 मीटर की गहराई तक जल का तापमान लगभग सतह के तापमान के बराबर रहता है, जबकि सतह के 1800 मीटर की गहराई पर तापमान लगभग 15 सेल्सियस से घटकर 2 सेल्सियस रह जाता है। 1800 मीटर में 4000 मीटर की गहराई पर तापमान घटकर 2 सेल्सियस से 1.6 सेल्सियस रह जाता है। महासागरीय जल के गर्म होने की मुख्य प्रक्रिया सौर विकिरण का अवशोषण, पृथ्वी के आंतरिक भाग से महासागरीय वितरण द्वारा ऊष्मा का संग्रहण। महासागरीय जल के ठंडे होने की मुख्य प्रक्रिया है समुद्री सतह से ऊष्मा का विकिरण वाष्पीकरण। महासागरीय जल की लवणता जल का एक विशेष गुण है। जब हम लवणता की बात करते हैं तो हमारा संकेत केवल साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड से नहीं होता, बल्कि दूसरे कई अन्य लवणों से भी होता है। इन लवणों में प्रमुख है सोडियम क्लोराइड तथा मैग्नीशियम क्लोराइड, जो महासागरीय जल के 70.7% एवं 10.9% पाए जाते हैं। महासागरीय जल के स्वतंत्र परिसंचालन के काम इसमें कई लवणों का संप्रेषित अनुपात सभी महासागरों में और यहाँ तक कि काफ़ी गहराई पर भी लगभग स्थिर रहता है। लेकिन महासागरीय जल की लवणता में अलग अलग सागरों में अवश्य अंतर होता है। अनेक रासायनिक यौगिक के जल में घुल जाने से भी महासागरीय जल में लवणता उत्पन्न हो जाती है। 100 ग्राम समुद्र जल के वाष्पीकरण हो जाने के बाद बचे हुए ठोस पदार्थ का भार ग्राम में लवणता के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगर उस ठोस पदार्थ का भार 35 ग्राम है और ये सामान्यतः इस संख्या के निकट ही होता है, तो लवणता को व्यक्त किया जाएगा 3.5%। 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम, अर्थात प्रति 1000 ग्राम समुद्र जल में औसत लवणता 35 ग्राम होगी। लवणता का प्रतिशत में व्यक्त ना करके प्रति 1000 में व्यक्त करते हैं। बाल्टिक सागर में यहाँ नदी का ताज़ा जल सागर में गिरता है, वहाँ लवणता की मात्रा 7.7% है और कभी कभी 2% तक गिर जाती है। लेकिन वाष्पीकरण का सूक्ष्म जलवायु के कारण लाल सागर में लवणता 41 से 42 तक होती है। स्तर के गिरे हुए सागरों जैसे कैस्पियन सागर के जोर्डन के मध्य सागर में लवणता बहुत अधिक 180 तथा 250% तक होती है। विभिन्न सागरों एवं महासागरों में लवणता में अंतर के मुख्य कारण है वाष्पीकरण की दर, नदी तथा हिमखंडों का फलस्वरूप ताजे जल की आपूर्ति, महासागरीय जलों का आसपास में मिलन। महासागरीय जल में गति। महासागरों का जल सदा गतिशील रहता है। महासागरीय जल में मुख्य 3 प्रकार की गतियाँ होती है: तरंगे, ज्वार भाटा तथा धाराएँ। तरंगे जल तल के ऊपर उठने व नीचे गिरने के कारण होने वाली दोलनीय गति है। वास्तव में तरंग में प्रत्येक जलकण की गति गोलाकार होती है। तरंगों की तुलना गेहूं के लहराते हुए खेतों से की जा सकती है। जब किसी खेत में तेज
पवन बहती है तो तरंगों जैसे गति उसकी सतह पर दिखाई देती है, लेकिन तरंग के चले जाने के बाद गेहूं की बालियां अपनी मूल स्थिति में लौट आती है। ठीक वैसे ही तरंगों में भी जल कण तरंग के चले जाने के बाद अपनी मूल स्थिति में लौट आते हैं। तरंग के दो मुख्य भाग होते हैं। तरंग के ऊपर उठे भाग को तरंगित कहते हैं। दो तरंगों के बीच के नीचे भाग को तरंगत कहते हैं। तरंग सिंग तथा तरंगत के मध्य उसधर दूरी के तरंग की ऊंचाई कहते हैं। दो तरंगों गिरतों अथवा दो तरंगतों के बीच की शैक्षिक दूरी को तरंग दैर्ध्य या तरंग की लंबाई कहते हैं। किसी भी निश्चित स्थान पर दो लगातार सिंगों के गुजरने के बीच की अवधि को तरंग का अवगत काल कहते हैं। तेज गति वाली तरंगों का अवगत काल छोटा होता है, जबकि धीमी गति वाली तरंगों का अवगत काल लंबा होता है। तरंग लंबाई, ऊंचाई, श्रृंग, द्रोणी, जल स्थिर जल तल। चित्र 7.8 तरंग के घटक। तरंगों के आकार और बल 3 प्रकार के निर्भर करते हैं। गति, पवन की गति, पवनों की बहने वाली गति, खुले समुद्र में पवन के विचलन, बहने की दूरी। तरंगे अपरदन का एक मुख्य कारण है। भूकंप, तूफान और ज्वालामुखी के उत्पादन तरंगे प्रलयकारी होती है और समुद्र तटीय क्षेत्रों में विनाश करती है। ये तरंगे ऊर्जा के स्रोत भी है, इसलिए इस ऊर्जा का उपयोग तरंगे करने का प्रयत्न किया जाता है। महासागरीय जल की दोहन गति, जिसमें जल कण गोलाकार गति में चलते हैं, को ही तरंग कहा जाता है। जल कण तरंग पर ऊपर की ओर उठते हैं, आगे बढ़ते हैं और नीचे की ओर आते हुए तरंगत में पहुंच जाते हैं। ये प्रक्रिया श्रृंखलाबद्ध होती है। ज्वार भाटा। समस्त विश्व समुद्र के साथ साथ समुद्री जल विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न दर से ऊपर उठता है। समुद्री जल की सतह में यह परिवर्तन घंटों दर घंटे तथा दिन प्रतिदिन होता है। उठते हुए समुद्री जल स्तर के समय धरातल की ओर बढ़ते हुए जल के प्रवाह को ज्वार या ज्वारीय बाढ़ कहते हैं। कुछ घंटों के पश्चात गिरते हुए समुद्री जल स्तर के समय ज्वारीय जल वापस चला जाता है। यह भाटा कहलाता है। ज्वारीय बाढ़, उच्च ज्वार तथा भाटा निम्न ज्वार। वास्तव में ज्वार भाटा सबसे लंबी तरंगे है जो महासागरीय जल को गतिशील रखती है। नियमित रूप से प्रतिदिन एक निश्चित अंतराल पर 2 बार समुद्री जल के ऊपर उठता है और 2 बार नीचे बैठता है। महीने में 2 बार उच्च ज्वार या ज्वारीय बाढ़ औसत से ऊंचा होता है, बाटा नीचे होता है। ठीक इसी प्रकार के 2 महीने बाद ज्वारीय बाढ़ औसत से नीचे होता है और बाटा नीचा होता है। 2 उच्च ज्वारों के बीच अथवा 2 निम्न ज्वारों के बीच नियमित अंतर 12 से 25 मिनट का होता है, ना कि ठीक 12 घंटे का दिन। 24 घंटे में उच्च ज्वार पिछले दिन की तुलना में 51 मिनट देर से आता है। यह इसलिए होता है क्योंकि प्रतिदिन चंद्रमा के निकलने और छिपने में 51 मिनट का लंबत हो जाता है। प्रत्येक दिन पूर्वग्रहण करती हुई पृथ्वी की ओर उसी दिशांत को ठीक चंद्रमा के नीचे लाने में 24 घंटे 50 मिनट लगते हैं। इसे तख्त पर ज्वार के आने के समय निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। उच्च ज्वार 6 बजे पूर्णाह्न, निम्न ज्वार 12:13 अपराह्न, उच्च ज्वार 6:25 अपराह्न, निम्न ज्वार 12:38 पूर्णाह्न। उच्च ज्वार 6:51 पूर्णाह्न। ज्वार के समय तथा आकार तथा परिवर्तन में लिए निम्न कारक उत्तरदायी है। सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी की ओर दूसरे के संबंध में स्थिति शायद कभी भी एक तरल रेखा में होती है। पृथ्वी से सूर्य तथा चंद्रमा की दूरी स्थिर होती है। हमारा गोलब पूरी तरह से जल से ढका हुआ है।
ढका हुआ नहीं है। तट की आकृति ज्वार के आने में मदद या बाधा बन जाती है। इसी उसके बावजूद किसी भी तख्त पर ज्वार एक दूसरे के बाद बड़ी निम्रता के साथ उत्पन्न होते हैं। वह कौन सी शक्तियाँ हैं ज्वार भाटा उत्पन्न करती है? पृथ्वी आकर्षित करती है, सूर्य, चंद्रमा तथा ग्रहणीय समूह से प्रभावित होती है। यह शक्ति गुरुत्वाकर्षण है। यह सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच कार्य करती है। यह महासागरीय जल को गतिशील करके उसमें ज्वारीय धारा उत्पन्न कर देती है। ज्वार भाटा इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव का उदाहरण है। चंद्रमा और सूर्य दोनों में गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी को प्रभावित करते। सूर्य चंद्रमा से आकार में बड़ा होते हुए भी चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी से अधिक दूर है। इस कारण चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सूर्य की तुलना में पृथ्वी पर अधिक प्रभावशाली है। जल तरल होने के कारण चलायमान है, इसलिए पृथ्वी का पानी वाला भाग जब चंद्रमा के सामने पड़ता है तो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इसमें ज्वारीय उभार उत्पन्न हो जाता है। ऐसे ही एक निम्न ज्वार उभार पृथ्वी के दूसरी ओर चंद्रमा से दूर होता है। ये उभार काफ़ी नीचा होता है क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा का आकर्षण सबसे कम है। चित्र के माध्यम से भी देख लेते हैं। ज्वार उभार पृथ्वी CF GF का है। GF CF है अब केंद्रीय बल, GF है गुरुत्वाकर्षण बल, जो आप देख सकते हो चित्र के माध्यम से भी। चित्र 8.8 ज्वार भाटा का निर्माण। किसी निश्चित स्थान पर महासागरीय जल के ऊपर उठने के नीचे उतरने के ज्वार भाटा कहते हैं। दो उच्च ज्वारों तथा दो निम्न ज्वारों के बीच का अंतर ठीक 12 घंटे 25 मिनट का होता है। ज्वार भाटा चंद्रमा तथा सूर्य के पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा खिंचाव के कारण उत्पन्न होते हैं। विधि तो लघु ज्वार चंद्रमा पृथ्वी के अधिक पास है, इसलिए यह सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी पर दुगना गुरुत्वाकर्षण बल डालता है। अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो दोनों ही एक ही समय तथा एक ही दिशा में अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव डालते हैं। इनकी संयुक्त शक्ति के जल का उतार चढ़ाव साधारण उतार चढ़ाव की अपेक्षा अधिक होता है। इसे वृद्ध ज्वार भाटा कहते हैं। शुक्ल पक्ष में कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति समकोण पर होती है। इस स्थिति में दोनों का खिंचाव एक ही दिशा में न होकर एक दूसरे के विरुद्ध होता है। दूसरे शब्दों में सूर्य तथा चंद्रमा के एक दूसरे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को कम कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन दोनों दिनों में जल का उतार चढ़ाव साधारण उतार चढ़ाव की अपेक्षा कम होता है। इसे लघु ज्वार भाटा कहते हैं। आपको चित्र के माध्यम से भी कुछ समझ में आ गया होगा। चित्र 8.9 वृत्त तथा लघु ज्वार भाटा। ज्वार भाटा के प्रभाव। ज्वार भाटा उत्पन्न होना एक विश्वव्यापी घटना है। ज्वार भाटा मनुष्य के लिए ऐतिहासिक काल में बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। ज्वार भाटा पतन को समुद्र से जोड़ते हैं। विश्व के कुछ प्रमुख पतन जैसे टिप्स नदी पर लंदन तथा हुंगरी नदी पार कोलकाता समुद्र तक से दूर स्थित है। ज्वारीय जल इन नदियों में आकर इसमें निपेक्षित तलघट को साफ कर देता है और डेल्टा के विकास को धीमा कर देता है। ये नदी के ऊपर मार्ग को भी गहरा कर देता है। इससे समुद्र जहाज सुरक्षित पतन तक पहुंच जाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वारीय बल का प्रयोग विद्युत उत्पन्न स्रोत के रूप में भी किया गया है। ज्वार भाटा नदियों को नौचालन के योग्य बनता है। अवसाद को कहा ले जाता है। डेल्टा निर्माण की प्रक्रिया को धीमी करता है और विद्युत उत्पादन का भी स्रोत है। धाराएं। महासागरीय धारा एक सुस्पष्ट है, निश्चित दिशा में काफ़ी लंबी दूरी तक क्षैतिज रूप से बहने वाली महासागरीय जल की एक राशि को कहते हैं। ये नियमित रूप से समुद्र में बहती है। धारा की औसत गति 3.2 किलोमीटर से 10 किलोमीटर प्रति घंटे होती है।
अधिक गति वाली महासागरीय धाराओं को स्ट्रीम कहते हैं तथा कम गति वाली को ड्राफ्ट कहते हैं। महासागरीय जल धाराओं को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है। वह जल धाराएं जो विषुवतीय क्षेत्रों में ध्रुवों की ओर बहती है तथा जिसकी सतही तापमान अधिक होता है गर्म जल धाराएं कहलाती है। वह जल धाराएं जो ध्रुवीय क्षेत्र से विषुवतीय क्षेत्रों की ओर बहती है तथा जिसका सतही तापमान कम होता है ठंडी जल धाराएं कहलाती है। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति उनके परिचालन की प्राकृतिक निम्नलिखित कारकों के निर्माण करती है। घनत्व में अंतर। समुद्री तट का घनत्व हर स्थान पर अलग अलग होता है। समुद्र का यह घनत्व उसके तापमान और लवणता के औसत पर निर्माण करता है। जब जल का तापमान अधिक होता है तो उसका घनत्व कम होता है। इसलिए विषुवतीय क्षेत्र का कम घनत्व वाला जल ध्रुवों की ओर बहता है और ध्रुवीय प्रदेशों का अधिक घनत्व वाला ठंडा जल विषुवतीय क्षेत्रों की ओर बहता है। इस प्रकार से ठंडी जल धारा हमेशा ध्रुवीय क्षेत्रों से विषुवतीय क्षेत्रों की ओर तथा गर्म जल धारा विषुवतीय क्षेत्रों की ध्रुवीय प्रदेशों की ओर बहती है। महासागरीय जल की लवणता में अंतर भी धारा उत्पन्न होती है। यदि जल में लवणता अधिक है तो उस जल का घनत्व बढ़ जाता है तथा जल नीचे बैठ जाता है। इसलिए कम लवणता वाला जल अधिक लवणता वाले जल के ऊपर बहता है जबकि इसे नीचे अधिक लवणता वाला जल कम घनत्व वाले जल की ओर बहता है। लवणता में अंतर से बनने वाली जल धाराएं कम लवणता वाले अंटार्कटिक महासागर तथा अधिक लवणता वाले भूमध्य सागर के बीच पाई जाती है। जल का तापमान जितना अधिक होता है उसका घनत्व उतना ही कम होता है। जल की जितनी अधिक लवणता होगी उतना घनत्व भी उतना ही अधिक होगा। पृथ्वी की घूर्णन गति। हम पहले एक पाठ में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी की घूर्णन गति उत्तरी गोलार्ध में हवा को दाईं ओर तथा बाएं दक्षिण गोलार्ध में हवा को बाईं ओर मोड़ देती है। इसी प्रकार महासागरीय जल भी कोरियोलिस बल से प्रभावित होता है और धाराएं फ्लेयर के नियम का अनुसरण करती है। अंत उत्तरी गोलार्ध में सभी महासागरीय धाराएं दक्षिणवर्त दिशा या घड़ी की सुइयों में घूमने की दिशा में बहती है और दक्षिण गोलार्ध में यह धाराएं वामावर्त दिशा या घड़ी की सुइयों के घूमने की उल्टी दिशा में बहती है। भूमध्य पवनें जैसे व्यापक पवनें तथा पछुआ पवनें सागरीय जल को लगातार प्रवाहित करती रहती है। अगर हम भूमंडलीय पवनों की तुलना सागरीय जल धाराओं से करें तो ये कष्ट हो जाएगा कि जल धाराएं भूमध्य पवनों की मुख्य दिशा का अनुसरण करती है। निम्न अक्षरों वाले क्षेत्रों में उत्तरार्ध व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में जल धाराओं के प्रवाह की दिशा मानसूनी पवनों की दिशा में परिवर्तित के साथ बदल जाती है। अंटार्कटिक महासागर की धाराएं विषुवत रेखा उत्तर व दक्षिण दिशा में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली दो धाराएं है। उत्तर एवं दक्षिण विषुवतीय धारा। इन दोनों विषुवतीय धाराओं के बीच पश्चिम से पूर्व की ओर विरुद्ध विषुवतीय धारा बहती है। चित्र संख्या 8.10 में देखिए, यह विरुद्ध धारा उत्तर तथा दक्षिण विषुवतीय धाराओं द्वारा महासागर के पूर्व में हटाए गए जल की आपूर्ति करती है। ब्राज़ील की सुओरोक अंतर्द्वीप के निकट दक्षिणी विषुवतीय धारा दो शाखाओं में बढ़ जाती है। इसकी उत्तरी शाखा उत्तरी विषुवतीय धारा मिल जाती है। इस सम्मिलित धारा का कुछ भाग कैरेबियन सागर तथा मॉस्को की खाड़ी में प्रवेश करता है तथा शेष भाग वेस्ट इंडीज द्वीप समूह के पूर्वी किनारे पर आइलीज धारा के रूप में बहती हुई गुजरती है, जो शाखा मॉस्को की खाड़ी में प्रवेश करती है। ये फ्लोरिडा जल
फ्लड भूमध्य से निकल टाइम्स की धारा में मिल जाती है। इस सम्मिलित धारा संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण पूर्वी तट के सहारे बहने लगती है। इसे हटरेस अंतरीप तथा फ्लोरिडिया धारा कहते हैं। हटरेस अंतर्द्वीप से न्यू फाउंडलैंड के समीप स्थित ग्रेट बैक इन द इस धारा को गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। गेट बैंक खिलाफ टीम मछुआ पवनों और पृथ्वी की घूर्णन गति के सम्मिलित प्रभाव के कारण पूर्व की ओर मुड़ जाती है। यह अंटार्कटिक महासागर को पूर्व की ओर बहते हुए पार कराती है। इसे उत्तरी अंटार्कटिक अपवाह कहते हैं। चित्र में देखिए, आपको भी समझ में आ जाएगा। चित्र 8.10 अंटार्कटिक महासागर की धारा है। उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह महासागर के पूर्वी भाग में पहुंचे 2 भागों में बंट जाता है। उसी उत्तरी शाखा उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह के रूप में बहती रहती है। ये ब्रिटिश द्वीप समूह पहुंचकर वहां के नावों के तख्त के साथ बहते हुए यह नव धारा के रूप में जानी जाती है। वहां से अंटार्कटिक महासागर में प्रवेश कर जाती है। दक्षिण शाखा स्पेन तथा ओजन्स द्वीप के मध्य से दक्षिण की ओर बहती है। यहाँ की कैरियानी धारा कहते हैं। यह एक ठंडी जलधारा है। कैनेरी धारा अंत में उत्तर विषुववृत्तीय धारा में मिल जाती है। उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में धाराओं के चक्र के बीच के सरगैसो समुद्र का शांत क्षेत्र है जो अत्यधिक समुद्री शैवालों से भरा हुआ है। यह समुद्री शैवाल जो भूरे रंग के हैं सरगेसम के नाम से जाने जाते हैं। उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में धाराओं के दक्षिणवर्ती परिसंचलन के अतिरिक्त 2 ठंडी धाराएं भी इस महासागर में बहती है। यह पूर्वी ग्रीनलैंड धारा तथा रोडोर धारा। ये धारा अंटार्कटिक महासागर के अंटार्कटिक महासागर बहती है। लेब्राडोर धारा कनाडा के पूर्वी तट पर दक्षिण की ओर बहती हुई गर्म गल्फ स्ट्रीम धारा से मिलती है। निम्न तापमान वाली इन 2 शाखाओं, एक ठंडी तथा दूसरी गर्म, के संगम में न्यू फाउंडलैंड के चारों ओर के कोहरे का निर्माण होता है और इसे संसार का सबसे अधिक महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है बनाता है। पूर्वी ग्रीनलैंड धारा आइसलैंड तथा ग्रीनलैंड के बीच बहती है तथा संगम स्थल पर उत्तर अंटार्कटिक प्रवाह के तापमान को कम कर देती है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि दक्षिण विषुववृत्तीय धारा ब्राज़ील के साओ रोके अंतरीप के निकट 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। इसकी उत्तरी शाखा उत्तरी विषुववृत्तीय धारा से मिल जाती है और दक्षिणी शाखा दक्षिण की ओर मुड़कर दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट के साथ साथ बहती है। इसे ब्राज़ील धारा कहते हैं। लगभग 35 सेल्सियस दक्षिणी अक्षांश पर ब्राज़ील धारा को पछुआ पवने तथा पृथ्वी की घूर्णन गति पूर्व की ओर मोड़ देती है, जहां पश्चिमी पवन प्रवाह में मिल जाती है। आशा अंतरीप के निकट दक्षिण अंटार्कटिक धारा उत्तर की ओर मुड़ जाती है। यह एक ठंडी जलधारा है और इसे बेलुएला धारा कहते हैं। अंत में यह दक्षिण विषुववृत्तीय धारा से मिल कर धाराओं के चक्र को पूरा करती है। एक और ठंडी जलधारा दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण पूर्व तट के सारे दक्षिण के उत्तर की ओर बहती है, जिसको फॉकलैंड धारा कहते हैं। प्रशांत महासागर की धाराएं। यह देखा जा सकता है कि प्रशांत महासागर में धाराओं का एक विस्तृत चक्र तंत्र पाया जाता है, जो कि उत्तरी गोलार्ध के दक्षिणावर्तन घड़ी की सुई की दिशा में दक्षिणी गोलार्ध के वायव्य घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में है। प्रशांत महासागर में विषुववृत्तीय भाग में 2 विषुववृत्तीय धाराएं मध्य अमेरिका के तट से महासागर के आर पार बहती हैं। इन दोनों उत्तरी विषुववृत्तीय धारा तथा दक्षिणी विषुववृत्तीय धारा के बीच पश्चिम से पूर्व की ओर एक विरुद्ध विषुववृत्तीय धारा
बहती है। उत्तरी विषुववृत्तीय धारा उत्तर की ओर मुड़ती है और फ्यूरोसिवो धारा के नाम से फिलीपींस द्वीप समूह, ताइवान तथा जापान के तख्तों के साथ साथ बहती है। जापान के दक्षिणी पूर्व तट पर यह धारा पछुआ पवनों की चपेट में आकर सागर के आर पार पश्चिम पूर्व दिशा में उत्तरी प्रशांत धारा के नाम से बहती है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पहुँच कर यह धारा दो शाखाओं में बंट जाती है। इसकी उत्तरी शाखा ब्रिटिश कंगविया तथा अलास्का के तख्तों के साथ वामवर्ती दिशा में बहती है तथा अलास्का धारा के नाम से जानी जाती है। इस धारा का गर्म जल शीत ऋतु में अलास्का तट को बर्फ मुक्त करता है। उत्तरी महासागरीय धारा की दूसरी शाखा कैलिफोर्निया तट के साथ दक्षिण की ओर बहती है। यह ठंडी जलधारा है और इसे कैलिफोर्निया धारा कहते हैं। अंत में यह धारा विषुववृत्तीय धारा में मिलकर अपना चक्र पूरा करती है। प्रशांत महासागर में उत्तरी भाग में दो ठंडी जलधारा भी बहती है। ये है ओयासियो धारा और अखोट्स धारा। ठंडी ओयाजियो धारा कम चक्रता पर्याय द्वीप के तट के साथ बहती है। दूसरी ठंडी धारा ओस्टेक्स धारा है जो संकालीन के पास बहती हुई एकोडो द्वीप के निकट ओयासियो धारा में मिल जाती है। ओयासियो धारा अंत में म्यूरोसिवो धारा में मिल जाती है और उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा के गर्म जल के नीचे डूब जाती है। ये देखिए चित्र 8.11 प्रशांत महासागर की धाराएं। दक्षिण प्रशांत महासागर में दक्षिणी विषुववृत्तीय धारा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा के नाम से दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। आगे चलकर यह तस्मानिया के निकट ठंडी दक्षिण प्रशांत महासागरीय धारा में मिल जाती है जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। दक्षिण अमेरिका में दक्षिण पश्चिम तट पर पहुंचकर यह उत्तर की ओर मुड़ जाती है। इसे प्यूरो धारा कहते हैं। यह एक ठंडी जलधारा है। अंत में यह दक्षिणी विषुववृत्तीय धारा में मिलकर एक चक्र पूरा करती है। प्यूरो धारा का ठंडा जल ही चिली एवं प्यूरो के तख्तों को वर्षा विहीन बनाने के लिए कुछ हद तक उत्तरदायी है। हिंद महासागर धाराएं। हिंद महासागर की धाराओं को परिचालन का प्रतिरूप अंटार्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर की धाराओं से भिन्न है, क्योंकि हिंद महासागर पूर्व में पूरत स्थल से घिरा है। इसके दक्षिणी भाग में धाराओं के परिचालन का सामान्य प्रतिरूप वामपंथी है, जैसे कि अन्य महासागरों में है, लेकिन इसके उत्तरी भाग में धाराएं से ऋतु शीतु एवं ग्रीष्म ऋतु स्पष्ट रूप से अपनी दिशा पूर्णतः बदल लेती है। यह धाराएं पूर्णतः बदलते हुए मानसूनी मौसम का प्रभाव है। ये शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में धाराएं अलट जाती है, अर्थात उत्तरी पूर्वी मानसून के दौरान इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान उत्तर पूर्व की ओर तथा संक्रमण काल में स्थिर होती है। चित्र में भी देख सकते हो विषुवत रेखाएं। चित्र 8.12 हिंद महासागर की धारा शीत ऋतु। शीत ऋतु में श्रीलंका बंगाल की खाड़ी की धाराओं को अरब सागर से धाराओं को अलग कर देता है। श्रीलंका के ठीक उत्तर के उत्तरी विषुववृत्तीय धारा को दक्षिण विषुववृत्तीय धारा पश्चिम की ओर बहती है। उत्तर विषुववृत्तीय धारा और दक्षिण विषुववृत्तीय धारा के मध्य एक उत्तरार्ध विषुववृत्तीय धारा पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। इस समय इसके उत्तरी भाग में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के जल को उत्तरी पूर्वी मानसून प्रभावित करता है तथा उन्हें वामपंथी दिशा में प्रवाह के लिए प्रेरित करती है। इस
जलधारा को उत्तरी पूर्वी मानसूनी प्रवाह कहते हैं। चित्र 8.13 इन महासागर की धारा है। ग्रीष्म ऋतु, वो शीत का चित्र था, ये ग्रीष्म का, यानी शीत मतलब ठंडा, ग्रीष्म मानी गर्म। ग्रीष्म ऋतु में वही उत्तरी भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रभाव में आ जाता है। बंगाल की खाड़ी में अरब सागर का जल पूर्व की ओर बहने लगता है। इस समय जल का परिसंचलन दक्षिणवर्ती या घड़ी की सुई की अनुकूल दिशा में होता है। इस धारा को दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवाह कहते हैं। सामान्य ग्रीष्म ऋतु की धाराएं शीत ऋतु की धाराओं से अधिक नियमित है। हिंद महासागर के दक्षिणी भाग में विषुववृत्तीय धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। अफ्रीका में मैंगेबिक तट के निकट ये धारा दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। इस धारा का एक भाग अफ्रीका की मुख्य भूमि और मैडागास्कर द्वीप के समूह बहता है। इसे गर्म मैगजाबिक धारा कहते हैं। दक्षिण की ओर बढ़ने पर यह दक्षिणी विषुववृत्तीय धारा की उस शाखा से मिल जाती है जो मैडागास्कर के तट के साथ बहती है। इस संगम के बाद उसे गुहास धारा कहते हैं। इसके बाद यह पूर्व की ओर मुड़ जाती है और पश्चिम पवन अपवाह में मिल जाती है। पश्चिमी पवन अपवाह उच्च अंशों में महासागर के आर पार पश्चिम से पूर्व दिशा में बहता हुआ ऑस्ट्रेलिया के तटीय तट तक पहुंचता है। इस धारा की एक शाखा उत्तर की ओर मुड़ कर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के साथ साथ बहने लगती है। इसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा कहते हैं। ये ठंडी जलधारा है। अंत में पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा दक्षिण विषुववृत्तीय धारा से मिलकर चक्र पूरा करती है। महासागरीय धाराओं के प्रभाव। जलवायु का प्रभाव। महासागरीय धाराओं तापमान, दाब, वायु वर्षण के वितरण को नज़दीकी से प्रभावित करती है, जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समाज एवं आर्थिक विशेष तटीय प्रदेशों में रहने वालों पर पड़ता है। सागरीय धाराओं के कुछ प्रभाव इस प्रकार है। जलधाराएं अधिक तापमान अधिक क्षेत्रों से कम तापमान वाले क्षेत्रों की ओर, इसके विपरीत कम तापमान वाले क्षेत्रों से अधिक तापमान वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। जब यह धारा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बहती है तो यह उन क्षेत्रों के तापमान को प्रभावित करती है। किसी भी जलराशि के तापमान का प्रभावित उसके ऊपर की वायु पर पड़ता है। इस प्रकार विषुववृत्तीय क्षेत्रों से उस अंशों वाले ठंडे क्षेत्रों की ओर बहने वाली जलधाराएं उन क्षेत्रों की वायु के तापमान को बढ़ा देती है। उदाहरण गर्म उत्तरी टाटलिक प्रवाह जो उत्तर की ओर यूरोप के पश्चिम तट की ओर बहती है। यह ब्रिटेन और नाव के तख्त पर शीत ऋतु में भी बर्फ नहीं जमने देती। जलधाराओं का जलवायु पर प्रभाव और अधिक स्पष्ट हो जाता है जब आप समान अंशों पर शीत ब्रिटिश द्वीप समूह और शीत ऋतु की तुलना कनाडा के उत्तरी पूर्वी तट की शीत ऋतु से करते हैं। कनाडा का उत्तरी पूर्वी तट ब्लोलोड की ठंडी धारा के प्रभाव में आ जाता है, इसलिए यह शीत ऋतु में बर्फ से ढका रहता है। जब ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में मिल जाती है तो कोहरा उत्पन्न कर देती है। उदाहरण के लिए जब गल्फ स्ट्रीम की धारा न्यूफाउंडलैंड के निकट ग्रोवेराडोर की धारा से मिलती है तो कोहरा उत्पन्न हो जाता है। ये तूफान आने के लिए भी अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न करती है। न्यूफाउंडलैंड में हरिकेन और जापान में टाइफून आने का कारण शायद गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन है। समुद्र का प्रभाव। तापमान का समुद्री जीवन पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। यह समुद्र वनस्पति एवं जीव जंतु के प्रकार को निर्धारित करती है। यहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है। यह विश्व के अत्यधिक महत्वपूर्ण मत्स्य
गहन क्षेत्र धाराओं के रूप में महासागरीय जल के संचलन के कारण समुद्री जीव जंतु पूरे संसार में फैले जाते हैं। व्यापार पर प्रभाव। जल धाराओं के व्यापार पर भी प्रभाव पड़ता है। उन अक्षों में स्थित पतनों और बंदरगाहों में जो गर्म जल धाराओं के प्रभाव में होते हैं, बर्फ़ नहीं जमती और वह पूरे वर्ष व्यापारिक गतिविधियां चलती रहती है। उदाहरण के लिए उत्तर पश्चिमी यूरोप के पतन पूरे वर्ष खुले रहते हैं, जबकि कनाडा का क्यूबेक पतन शीत ऋतु में बर्फ़ से ढका जाता है। मनुष्य के लिए महासागरों का महत्व। हमें इस तथ्य से अच्छी तरह से परिचित है कि पृथ्वी के धरातल का 71% भाग सागर और महासागरों से घिरा हुआ है। महासागर हमारे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण भाग है और ये मनुष्य उसके क्रियाकलापों पर पूर्ण प्रभाव डालते हैं। पाठ के इस भाग में हम मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महासागर के प्रभाव के विषय में पढ़ेंगे। महासागर जलवायु के शोधक रूप में महासागरों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जलवायु को शोधित या परिवर्तित करना। महासागरों की अर्थित जलराशि बहुत ही बड़ी मात्रा में ऊर्जा का संग्रह करती है। इसी कारण महासागरों को सौर ऊर्जा का बचत बैंक कहा जाता है। ये अधिक सूर्यताप वाले मौसम में इस ऊर्जा को जमा कर लेते हैं और आवश्यकता वाले मौसम में उसका भुगतान करते हैं। महासागरों का विशाल गहरा जल पृथ्वी के धरातल की अपेक्षा धीरे धीरे ऊष्मा अवशोषित करता है और धीरे धीरे ही विकसित करता है। सूर्यताप की एक ही महान मात्रा जलीय धरातल की अपेक्षा स्थानीय धरातल की तीव्रता से और अधिक गर्म कर देती है। जलीय और स्थलीय तापमान में अंतर के कारण ही समुद्र तटीय क्षेत्रों और आंतरिक क्षेत्रीय स्थलीय क्षेत्रों में तापमान में अंतर होता है। महासागर वायुमंडल को जलवाष्पन प्रदान करते हैं। ये पृथ्वी पर कुल वर्षण के लिए मूल स्रोत है। ये पृथ्वी पर स्वस्थ जल का भी मुख्य स्रोत है। महासागरीय जलधारा पृथ्वी के धरातल पर महत्वपूर्ण तापमान नियंत्रण है। जलधारा निम्न अंशों से उच्च अंशों में ऊषा में विनिमय सहायता करती है। इस तरह से ये विश्व ऊर्जा के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक स्थानीय स्तर पर गर्म महासागरीय धाराएं उच्च अंशों के तटवर्ती क्षेत्रों की जलवायु को मृदुल बना देती है, जबकि ठंडी धाराएं उष्णकटिबंधीय मरुस्थल के तटवर्ती क्षेत्रों के तापमान को कम कर देती है। महासागर पृथ्वी पर वायु दाब और प्रचलित पवन तंत्र के वितरण को भी बहुत सीमा तक नियंत्रित करते हैं। महासागरीय धरातल पर उच्च दाब के 6 से अधिक स्थायी केंद्र है। कई केंद्र भूमध्य पवन तंत्र को नियमित करते हैं। ये भूमध्य पवनें पृथ्वी के धरातल पर वर्षा की मात्रा और उसके वितरण को नियंत्रित करती है। पछुआ पवनें गर्म उत्तरी अंटार्कटिक अपवाह को अंतर्गत ग्रहण करके पश्चिमी यूरोप के तटवर्ती क्षेत्रों में वर्षा कराती है। महासागर तथा साधन। मानव के लिए महासागर खाद्य पदार्थ तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं के लिए हमेशा से बड़े स्रोत रहे हैं। समुद्री पौधे और जीव जंतु मिलकर एक विशाल संसाधन जिसमें मनुष्य को खाद्य सामग्री, कृषि के लिए उपग्रह तथा कई उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। मछली और अन्य समुद्री जीव जंतु मनुष्य के भोजन का महत्वपूर्ण भाग है। मानव समाज की उन्नति तथा बढ़ती जनसंख्या के कारण मनुष्य की महासागरों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। पूरे संसार में आजकल मछली मनुष्य के भोजन के रूप में कुल जंतु प्रोटीन का 10% भाग प्रदान करती है। महासागर और खनिज साधन। महासागर के अनेक उपयोगी द्वितीय और अद्वितीय खनिजों के भंडार हैं। महाद्वीपीय निम्नगत तट के खनिज तेल भंडार महासागरों में पाए जाने वाले सभी खनिजों से महत्वपूर्ण है। आज ऊर्जा के भूखे विश्व में खनिज तेल की सबसे अधिक मांग है। खनिज तेल विश्व भंडार उत्तरी सागर, दक्षिणी कैलिफोर्निया के तट पर
भूमध्य सागर, फ्रांस की खाड़ी और अरब सागर में बम्बई हाई पाए गए हैं। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड समुद्र के जल में ही प्राप्त होता है, जिसके अतिरिक्त मैग्नीशियम व ब्रोमीन बहुत समय से समुद्र के जल से प्राप्त किए जाते रहे हैं। समुद्र के जल में सभी प्रकार के धातु खनिज पाए जाते हैं, लेकिन समुद्र के जल और तलछट के जिंक, तांबा, चांदी और सोना काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। ये धातुएं मुख्य रूप से महासागरीय पहाड़ी के ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाई जाती है। इन खनिजों को समुद्री जल के निकालने की तकनीक अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है। महासागरों के अर्धस्थल में पाए जाने वाले मुख्य खनिज मैग्नीज और फास्फोराइट्स है। महासागर ऊर्जा संसाधन विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं, जिसे ज्वार भाटे, भूतापीय ऊर्जा और महासागरीय जल के तापमान से ऊर्जा। 12वीं शताब्दी में ज्वारीय ऊर्जा उपयोग किया जाता था। उस समय गेहूँ पीसने के लिए ज्वारीय जल चलाने वाली चक्की का प्रयोग किया जाता था। आज विद्युत केंद्रों में इस ज्वारीय शक्ति के प्रयोग करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं, किंतु ज्वारीय शक्ति के प्रयोग में कुछ समस्या है, जैसे ज्वार भाटा का क्रम नियंत्रित नहीं है। फिर भी रूस, फ्रांस और जापान में ज्वारीय शक्ति के प्रयोग केंद्र सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। महासागरों में भूतापीय ऊर्जा उन स्थानों में प्राप्त की जा सकती है जो सक्रिय ज्वालामुखी के केंद्रों में तटीय क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा का भविष्य में व्यापक उपयोग संभव है। भूतापीय ऊर्जा का विकास संयुक्त राज्य अमेरिका, मॉस्को तथा न्यूजीलैंड में कर लिया गया है। महासागरीय परिवहन तथा व्यापार। कुछ वर्ष पहले महासागर महाद्वीपों को एक दूसरे से पृथक करने वाले अवरोध माने जाते थे, लेकिन अब यह उनके बीच परस्पर संबंध की कड़ी समझे जाते हैं। वे कम कीमत पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराते हैं। वे भारी वस्तुओं को लाने ले जाने में सहायता करते हैं। जल उस लावक होता है और इसे कर्म प्रेरित शक्ति की आवश्यकता होती है। अंत महासागर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए वरदान सिद्ध हुए हैं। आपने क्या सीखा? पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जल पर निर्भर हैं। पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है। हमारे सौरमंडल में पृथ्वी का अकेला एक ऐसा ग्रह है जिस पर जल महासागर के अकेले सबसे बड़े विच्छिन्नखंड है, जो पृथ्वी के सभी भूखंडों के चारों ओर से घिरे हुए है। संसार के समस्त जल का 97.2% जल महासागरों में है। प्रमुख महासागरों प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर तथा हिंद महासागर के अर्धस्थल पर पहुँच सी आकृतियाँ मिलती है, जैसे महाद्वीपीय निकटवर्ती तख्त, महाद्वीपीय ढाल, वितरण मैदान तथा गंभीर तल। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। इसे हजारों द्वीप इस महासागर के अधिकतर भाग में गहरी खाइयाँ हैं। प्रशांत महासागर में मैरियाना खाई अब तक की जानकारी के अनुसार सबसे गहरी खाई है। मैरियाना खाई सबसे गहरी खाई है। अंटार्कटिक सागर में प्रशांत महासागर का आधा विश्व के सबसे चौड़े महाद्वीपीय निगन तख्त जैसे डागर बैंक और ग्राड बैंक यहाँ पाए जाते हैं। मध्य अंटार्कटिक तख्त अंटार्कटिक महासागर की उल्लेखनीय विशेषता है। यह संसार की सबसे लंबी स्वच्छंद तख्त है। हिंद महासागर इन दोनों महासागरों से छोटा है। महासागरीय स्तर के जल का वाष्पन महासागर के एक भाग से दूसरे भाग में भिन्न होता है। सामान्य ये विस्तृत वृत्त के निकट उच्च तथा ध्रुवों के पास निम्न होता है। महासागरों के ऊर्ध्वाधर तापमान के वितरण में भी विभिन्नता पाई जाती है। महासागरीय जल का तापमान गहराई बढ़ने के साथ
घटता जाता है। लवणता को इस तरह से परिभाषित किया जाता है, ये 1000 ग्राम समुद्र जल के वाष्पीकरण के बाद बचे हुए ठोस पदार्थों को शोषक है, इसे ग्राम प्रति 1000 में व्यक्त करते हैं। इनके रासायनिक यौगिकों के जल में घुल जाने से ही यह लवणता उत्पन्न होती है। समुद्र में प्रत्येक स्थान पर लवणता एक समान नहीं है। उष्णकटिबंधीय समुद्रों की अपेक्षा ध्रुवीय क्षेत्रों में लवणता कम होती है। महासागरीय जल सदैव गतिशील रहता है। महासागरीय जल में 3 प्रकार की गतियाँ होती हैं: तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएँ। तरंगे पवनों द्वारा उत्पन्न होती है। पवनों की गति गोलाकार होती है, किसी निश्चित स्थान ये महासागरीय धरातल के बारी बारी के ऊपर उठने और नीचे उथलने की प्रक्रिया को ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति तथा पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल द्वारा उत्पन्न होते हैं। धारा एक सुस्पष्ट और निश्चित दिशा में काफ़ी लंबी दूरी तय सैसित रूप से बहने वाली महासागरीय जल की एक राशि को कहते हैं। धाराएं समुद्री जल के घनत्व में अंतर, पृथ्वी की घूर्णन गति तथा भूमंडलीय पवनों द्वारा उत्पन्न होती है। उत्तरी गोलार्ध में धाराएं दक्षिणवर्त दिशा में बहती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में वामपंथी दिशा में बहती है। हिंदी महासागर की धाराएं मानसूनी पवनों द्वारा प्रभावित होती है। महासागर मानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वह जलवायु को प्रभावित करते हैं और खाद्य पदार्थों का गुहा स्रोत है। महासागर प्राकृतिक महामार्ग उपलब्ध करा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायक है। दोस्तों, इस चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।